नमस्कार, आदाब। आलमी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी। हमारी ख़ास पेशकश हम भारत के लोग नज़रिया देश का। हम इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बिहार असेंबली इंतखाबात की, असेंबली इलेक्शन की, जो अभी शबाब पर है बिहार असेंबली का चुनाव। और उसका जो फ्लेवर बिहार का कहा जाता था, जो नज़र नहीं आएगा क्योंकि कोरोना महामारी के बीच इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन वो फ्लेवर कुछ हद तक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो वहाँ की छोटी छोटी हैं, जो गठबंधन छोटे छोटे बने हैं, उन्होंने पुर किया है। और कुछ हद तक जो अपोजिशन पार्टियों ने जो रैलियाँ की, उसमें जो मुद्दे उठाए, जो बिहार के इलेक्शन से पहले गायब रहा करते थे। आप बिहार के इलेक्शन को अगर देखें तो कभी भी बिहार का इलेक्शन मुद्दों को लेकर नहीं लड़ा गया। बिहार का इलेक्शन जात पात, ऊंच नीच, धर्म कार्ड को लेकर ही इलेक्शन वहाँ के लड़े जाते थे। लेकिन इस मर्तबा पहली बार बिहार में जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, उसमें अपोजिशन पार्टियों को भी और जो सत्ता की पार्टियाँ हैं उनको भी मुद्दों पर बात करनी पड़ रही है। लोग तभी उनकी बात सुन रहे हैं। तो ऐसे में जो रुझानात सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिहार में शायद सियासी उलटफेर देखने को मिलेगी। तो बिहार की सत्ता की चाबी किसके पास होगी, और साथ ही क्या उसका इफ़ेक्ट होगा, क्या असर पड़ेगा, और दिगर रियासतों के जो बंगाल के इलेक्शन होना है उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, हम इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजीज़ बरनी साहब, मशहूर जर्नलिस्ट और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइज़र भी रह चुके हैं। दूसरे जो ख़ास मेहमान हैं हमारे साथ, वो मौजूद हैं डॉक्टर नीलम एम सिंह, जो कि मशहूर सहाफ़ी हैं, उसके साथ ही वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। हम इन दोनों से इस अहम मौजू पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो रुझानात बिहार इलेक्शन के अभी सामने आ रहे हैं, वो पहले के रुझानात से बिल्कुल ही मुख्तलिफ अलग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बिहार का सिनारियो कैसा नज़र आ रहा है आपको? क्या लग रहा है किस तरह का सिनारियो बन पाएगा बिहार में रिज़ल्ट आने के बाद? बहुत पॉजिटिव है। और मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मजबूती के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये बिहार ने एक शानदार पहल की है। गुज़िश्ता 6 वर्षों से जिस तरह के माहौल में हम रह रहे थे, वहाँ मुल्क भर में एजेंडा इलेक्शन के वक्त एक ही होता था, कम्युनलिज्म। और भारतीय जनता पार्टी हर मौके पर हिंदू कार्ड के साथ इलेक्शन में जाना चाहती थी। मैं तेजस्वी यादव को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इलेक्शन के एजेंडे को बदल दिया। जो लोकल इश्यूज़ हैं, रोज़गार इशू है, कोविड-19 में लॉकडाउन के मौके पर जब तमाम लोगों को वहाँ से पैदल घरों के लिए आना पड़ा, रास्ते की दुश्वारियाँ सामने आई, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो जो एक था कश्मीर एक मुद्दा ले लिया, आतंकवाद एक मुद्दा ले लिया, जो कुछ लीडर्स ने इसको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो चल नहीं पाया। और मजबूरन जब तेजस्वी ने कहा कि 10 लाख नौकरियां देंगे, तो उन्हें भी 19 लाख नौकरियां देने का वादा करना पड़ा। हालांकि चूँकि ये एक मैसेज चला गया है कि जो कुछ कहा जा रहा है बरसर इक़्तिदार पार्टी की तरफ से, वो बाद में अमल में नहीं लाया जाता। उसमें उनके कथनी और करनी का जो फ़र्क है, उसका उनको बड़ा नुकसान बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक एजेंडा सेट कर दिया बिहार ने आने वाले इलेक्शन के लिए। मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन पर भी इसका असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात पर भी इसका असर पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा तो मगरबी बंगाल में जो इलेक्शन होने वाला है बिहार के बाद, उस पर इसका असर पड़ेगा। जैसा कि बरनी साहब ने अभी कहा कि बिहार में चुनाव के मुद्दे इस मरतबा बदले बदले से नज़र आए, क्योंकि बिहार में आमतौर पे चुनाव में मुद्दे जो है वो नहीं हुआ करते थे। रोज़गार है, एजुकेशन है, इस तरह के मुद्दे नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने इन सब चीज़ों का जिक्र किया तो लोगों ने उन्हें, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, अपोजिशन ने उन्हें याद दिलाया कि 15 साल पहले सत्ता में वो भी थे, लेकिन तब न एजुकेशन सिस्टम सुधरा, न ही हेल्थ सिस्टम सुधरा, न ही रोड सड़क बनी, न पुल बने। तो अब क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव ऐसा क्या कर देंगे जो लालू यादव जी नहीं कर पाए? क्या लगता है आपको कि ये वादे पूरे हो पाएंगे? जी डॉक्टर मसरूर फैज़ी साहब, पहले तो मुझे इस कार्यक्रम पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये मानना है कि एक तो नीतीश कुमार के बिहार में 15 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो एक तो वो बहुत फैक्टर आ जाता है जिसको कि हम फटीग फैक्टर कहते हैं। और जो उनका, जैसे हमने बिहार के चुनाव के पहले कार्यक्रम में चर्चा की थी कि उनका जो पहला काल था वह तो बहुत सराहनीय था।
दूसरे में जो विकास के नाम से, क्योंकि उनको विकास बाबू कहा जाता है, गवर्नेंस के बारे में उनको बहुत नॉलेज कही जाती है, और उनको जो उन्होंने पिछली बार मुद्दा लिया था बिहार का बिहारी, तो उनको बिहार का जो स्पेशल स्टेटस था जिसको लेकर उन्होंने चुनाव जीता था, और साथ ही जैसे हमने डिस्कस करा था कि उस समय महागठबंधन एक था, उसके तुरंत बाद अब वह बीजेपी से मिल गए थे नीतीश कुमार, और इस बार क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, तो जो लोग थे, जो बिहार की जनता है, पहले तो पोल्स में भी यही आ रहा था, प्रेडिक्शन पोल्स में, कि नीतीश कुमार जो है ऑन द राइज हैं, परंतु ये जो चुनाव के दौरान ये जो यंग ब्रिगेड है लेड बाय लालू जीज सन तेजस्वी यादव, इन्होंने एक पूरे बिहार के जो एक हवा चल रही थी उसके हवा के रुख को बदल दिया। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि केवल एक धर्म के कार्ड के ऊपर, चाहे जबकि जेडीयू धर्म के ऊपर नहीं चल रहा है, बीजेपी हिंदू कार्ड लेती है, जो कि ठीक है, जब तक वो चल रहा है अच्छी बात है, परंतु अभी जो इकोनॉमिक इश्यूज और जो बिहार के लोगों ने नेचुरल कैलामिटीज़ में सफ़र करा, माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स ने सफ़र करा, और जो आर्थिक दशा है बिहार की, उसको लेकर जो लोगों ने अपना मन परिवर्तित किया है, और जो तेजस्वी यादव को और उनके परिवार के लिए बहुत अपशब्दों का प्रयोग करा गया है, वह भी लोगों के मनसा में नहीं गया, और इस प्रकार का परिवर्तन अभी नज़र आ रहा है। अजीज़ बर्नी साहब, एक कहा जा रहा है, मैं अभी बिहार से होकर आया हूँ, बिहार में ऐसा कहा जा रहा है, पॉलिटिकल रैलीज़ में भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक चिराग जलाया जिससे अपना घर रोशन किया, और नीतीश जी के घर को जला दिया उसी चिराग से। आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? अगर ये रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को लेकर है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है जी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी अगर सीधे नीतीश कुमार पर अटैक करती तो ये सवाल पैदा होता कि अगर नीतीश इतने ही नापसंद थे तो अब तक उनके साथ आप सरकार क्यों चला रहे थे। रामविलास पासवान के बाद में उनकी पूरी विरासत, सियासी विरासत चिराग पासवान को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस इलेक्शन के बाद ये बात समझ में आएगी। तो उन्होंने, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, जैसा उन्होंने कहा भी कि मैं हनुमान हूँ, प्रधानमंत्री को राम कहकर इंडिकेट उन्होंने करना चाहा, तो सीधा है कि वो उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने उन्हें रोका नहीं है कि सेंटर में आप हमारे साथ हो, स्टेट में आप अभी तक सरकार के साथ थे, आप कैसे नीतीश कुमार पर इस तरह अटैक कर सकते हो। लेकिन उनकी खामोश रजामंदी है, और वो खुद भी जब बीजेपी के लीडर्स बिहार में होते हैं तो ज़्यादा मौक़ों पर वो अवॉइड करते हैं नीतीश पर सीधे सीधे बात करना, वो अपने एजेंडे पे बात कर रहे हैं, और पब्लिकली ये मैसेज अच्छी तरह चला गया है। एक तो नीतीश को बड़ा नुकसान पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का जो उनकी सेकुलर इमेज थी वो डैमेज हुई, और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रह गए। तो आज मजेदार में है नीतीश कुमार, ना तो उनके पास लालू यादव के साथ दोबारा जाने का के हालात नज़र आते हैं, और ना ही ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अगले चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार को बिहार में पलटू चाचा कह के तेजस्वी यादव पुकार रहे हैं, तो क्या पता कब वो फिर से मिल जाएं। सुशांत बाबू कहें, ये तो अलग अलग नाम अपने अपने इलाकों में मिलते रहते हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि किस लक़ब से पुकारा जा रहा है, ये बड़ी बात है कि इतने डिफेम कभी भी नहीं थे नीतीश कुमार जितना कि इस बार के इलेक्शन में उनको वोटिंग का सामना करना पड़ा। उनकी पब्लिक मीटिंग्स में तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगे। ये मेरे ख्याल से उनकी ज़िंदगी का पहला मौका है, और शायद हालांकि सियासतदान कभी रिटायर नहीं होते, लेकिन शायद इस इलेक्शन के बाद में उनका सियासी कैरियर बहुत ज़्यादा न रह जाए। जी,
नीलम जी, बिहार में जो है पहले जो इलेक्शंस होते थे, जैसा कि पहले भी हमने कहा कि वो मुद्दों से हटकर होते थे। बिहार में इस मरतबा लोग कल कारखानों की बात कर रहे हैं। 1975 में जो सरकार ने अधिग्रहण कर लिए थे कल कारखाने, उसको खोलने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इसीलिए वो 10 लाख रोज़गार की भी बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे चीनी मिल है, जूट मिल है, इन सब को दोबारा फिर से व्यवस्थित करना क्या मुमकिन होगा? ऐसा सरकार के लिए कर पाएंगे? डॉक्टर फैज़ी, ऐसा है कि दीज आर सिक यूनिट्स, यू नो, और सिक यूनिट्स को रिवाइव करने के लिए बहुत इकोनॉमिक पैकेज की ज़रूरत होती है। परंतु जो मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी ने जो उनकी एक पॉलिटिकल वर्चस्व बना हुआ था, वो उन्होंने अपनी हरकतों के कारण खुद ही खो दिया। क्योंकि अब नीतीश कुमार को सीरियसली नहीं कोई ले रहा है। उन्होंने जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का प्रयोग किया, उससे ये लग रहा है कि वे केवल अपने को ही प्रोजेक्ट करना चाहते थे। और बीजेपी में भी काफ़ी अंतर्द्वंद था, क्योंकि बीजेपी की मेहनत के बाद सुशील कुमार मोदी और बाकी के जो बीजेपी की लीडर्स हैं, उनको ये लग रहा है कि भाई मेहनत तो हम कर रहे हैं, वोट बैंक हमारा है, परंतु उसका लाभ भी नीतीश कुमार का हो रहा है। पर ये तो गठजोड़ का डेटा है। परंतु जो वास्तविक बात हुई है बिहार में, वो यह हुई है कि बिहार के लोग जो माइग्रेशन में इतना अंतर्राष्ट्रीय लेवल की तस्वीरें आईं, और जो हमारे गरीब मजदूर, वंचित किसान और इन सब को जो बहुत कष्ट पहुंचा, उसका तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा प्रयोग करा है और उसको एक इलेक्शन मुद्दे में बदल दिया है। बजाय कि वही हिंदू धर्म का मुद्दा लेना और समाज को आपस में बंटवाना, और वही अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं एक गठबंधन में और एक महीने बाद आप दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो वो जो तोड़ फोड़ की राजनीति है। और सबसे मेन, जैसे मैं आपसे कह रही थी और जैसे डॉक्टर अजीज़ बर्नी साहब ने भी कहा, कि इकोनॉमिक इश्यूज हैव बीन एट द फोरफ्रंट, एंड तेजस्वी यादव बीइंग अ यूथ लीडर, he has been able to turn the tide in favor of Gathbandhan against the JDU BJP conglomeration. जी बिल्कुल। अजीज़ बर्नी साहब, एक सवाल मैं और बिहार इलेक्शन पे ही पूछूंगा, उसके बाद हम लोग बंगाल की तरफ भी बढ़ेंगे कि क्या उसका असर होगा। कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो गठबंधन इस मरतबा बना, महागठबंधन की अगर बात करें, तो उनसे भी ये सवालात पूछे गए कि आपने बहुत सी पार्टियों को नज़रअंदाज किया, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उन्होंने जाके बीजेपी इसके आरजेडी के जेडीयू के साथ वो मिले। उसके अलावा है जैसे कि कुशवाहा की पार्टी है, उसके अलावा और भी पार्टियां हैं जो रीजनल छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो गठबंधन महागठबंधन से अलग होकर ये लोग दूसरी पार्टियों के साथ गए। इनका गठबंधन कुल 5 पार्टियों का बच पाया। तो क्या इसका भी कुछ असर पड़ेगा, ऐसा लगता है आपको? इसका कोई बहुत ज़्यादा असर कांग्रेस के एजेंडे पर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन लड़ा कांग्रेस ने, बाद में जो सामने आए तो उनके साथ उद्धव ठाकरे आए, उनके साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस रहेगी, तो पहले से ही मालूम था। तो अपनी रियासत की जो बड़ी पार्टियाँ होती हैं, उनको साथ लेकर कांग्रेस चल रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस निकलता नहीं एक एक दो लोगों की पार्टी के लिए। हालांकि पप्पू यादव को मैं समझता हूँ कि बिहार में वो काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ थे, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, और उनकी सेकुलर इमेज भी है। लेकिन शायद एक बड़े एजेंडे को जहन में रखकर कांग्रेस ने नहीं चाहा कि तमाम छोटी छोटी पार्टीज को लेकर चलें। और कल ये कहा जाए कि कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि अब रीजनल से भी नीचे जाकर वो एक एक आदमी की पार्टी को लेकर उनके साथ खड़े हो रहे हैं, तो नेशनल इमेज को धक्का लगे, इसलिए उन्होंने शायद ये कदम उठाया। इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये मांझी जी की पार्टी है, वे स्वयं जेडीयू के पास गए, कांग्रेस ने उन्हें नहीं मना करा था अपने साथ लेने के लिए। और पहले भी अगर आपको याद होगा तो जितेंद्र राम मांझी जी का रुझान जो था वह नीतीश कुमार की तरफ ही था, परंतु मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने ये थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर लिया और उनका फैसला उनको ज़्यादा लाभ नहीं देगा। जी, जैसा कि इस मरतबा बिहार में जो है न धर्म कार्ड चला, न जात पात का कार्ड चला, और न ही मंदिर का कोई कार्ड चला, जैसा कि इलेक्शंस में बिहार में क्या पूरे भारत में ऐसा देखा जाता था। इन चीज़ों का असर बंगाल के इलेक्शन पे आपको क्या लगता है कि बंगाल का सिनारियो कितना बदलेगा इन चीज़ों को देखते हुए? अगर हम बिहार के इलेक्शंस के रुझानात देखें और जो मुद्दे उठाए गए हैं उसको लेके बंगाल का सिनारियो आप क्या देखते हैं? ये तो आपने अभी देख ही लिया
दुर्गा पूजा में मगरबी बंगाल में जिस तरह का माहौल बन सकता था कम्युनल, वो नहीं बन पाया। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मगरबी बंगाल में एक बड़े पैमाने पर इलेक्शन को मुतवज्जे करना चाहती थी अपने एजेंडे को लेकर, अगर वो बिहार में बहुत कामयाब नहीं हुआ तो बिहार और बंगाल एक साथ जोड़ के देखे जाते हैं, सरहदें मिलती हैं दोनों रियासतों की। तो ये मैसेज वहाँ भी चला गया कि अगर कम्युनल कार्ड बिहार में नहीं चला तो जहाँ पर कम्युनल कार्ड पहले भी नहीं चला, कम्युनिस्टों की हुकूमत में नहीं चला, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की हुकूमत में नहीं चला, ये तो एक नई कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की, कुछ अपने ऐसे लोगों को जो उनके मफादात के पेश नज़र मजहबी रंग देने में आगे पेश रहते हैं, जब उनको आज नोटिस नहीं किया जा रहा है बिहार में, जहां पर सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, तो वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी सीधी लड़ाई में थी ही नहीं, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। प्रोफेसर नीलम एम साहिबा, मैं आपसे एक चीज़ इसी मौजू पे, जैसा कि सर ने कहा कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी इस रेस में नहीं है, लेकिन जैसे पिछले अगर इलेक्शंस के हम लोकसभा इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट देखें तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 40% वोट वहाँ मिले हैं बंगाल में। ममता बनर्जी को 43% मिले हैं, उनको 22 सीट है। भारतीय जनता पार्टी 18 सीट है, 2 से 18 पे पहुँची है। ममता बनर्जी के पास भी पहले बहुत ज़्यादा सीटें नहीं थी, उनकी भी 22 सीट पहले हुई, पहले उनको नुकसान हुआ इस मरतबा 12 सीटों का, हालांकि 2014 में फ़ायदा हुआ था। इसी तरह से अगर हम देखें तो 2011 में जो बंगाल का सिनारियो बदला था, उसको लेकर अगर हम अभी की बात करें, बीजेपी वही कह रही है कि ममता बनर्जी ने भी पहले लोकसभा इलेक्शन में उनकी पार्टी ने जो है अच्छा किरदार निभाया था, अच्छे कैंडिडेट्स जो उन्होंने ज़्यादा जो है लोकसभा भेजे थे, और उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस मर्तबा वो बंगाल में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। क्या मानना है आपका? वैसे मैं आपसे थोड़ा डिस्कस ये करना चाहती हूँ और आपसे भी मैं पूछूंगी, क्योंकि थोड़ा जो बिहार का और जो बंगाल का जो एक ज़मीनी सियासत है वो काफ़ी फ़र्क है। ये हो सकता है कि बिहार के चुनावों का रुझान या जो उसके परिणाम आएंगे उसका कुछ हद तक उसका असर बंगाल पर पड़ेगा, पर जो एक बंगाल की जियोपॉलिटिक्स है वो थोड़ा डिफरेंट तरह की है। कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि वहाँ तो 35 साल तक कम्युनिस्ट राज रहा, और जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर थी, ज्योति बासु की और बाकी सब लोगों की, और जहाँ पर एक इकोनॉमिक फैक्टर, द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी ऑन द इकोनॉमिक पैटर्न वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो चुनाव जीतते आए। ये नहीं कि उन्होंने चुनाव नहीं जीते, जबकि बंगाल का उतनी आर्थिक वृद्धि नहीं हुई थी, आर्थिक रूप से इतना समृद्ध नहीं होता, बंगाल पीछे ही रह गया था। परंतु अभी जो ममता बनर्जी हैं उन्हें एक धरती मानस माना जाता है, मतलब वे बंगाल के लिए बहुत, वो एक किस्म से बंगाल की बेटी, बंगाल की माँ, आप जो भी समझें, और वो जन जन तक जाती हैं। उनके जो पॉलिसीज़ हैं वे भी बहुत ग्रास रूट लेवल तक जाते हैं, और ममता बनर्जी को राइट ऑफ कर देना, और हर बार धर्म के कार्ड के ऊपर वोटें नहीं मिलती हैं। इस मरतबा जो ऐसे लोकसभा इलेक्शन के जो रुझानात बदले थोड़े बहुत, जो फीसद उनको ज़्यादा वोट मिला, बीजेपी को तो यही कहा जा रहा है जो आपने अभी कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से बीजेपी को फ़ायदा हुआ। नहीं, मैं असल में क्या है कि मैं बहुत सेक्युलर और बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ पॉलिटिकली, मतलब हर एक चीज़ में हम मुस्लिम तुष्टीकरण या माइनॉरिटी अपीजमेंट या हिंदू कार्ड, ये सब चीज़ें कुछ समय तक चल सकती हैं। अब मंदिर का तो हो गया फैसला कि मंदिर बन रहा है, तो अब हिंदू कार्ड तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मंदिर तो बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, प्रधानमंत्री ने वहाँ पर फाउंडेशन रख दी, मंदिर स्टार्ट हो रहा है। अब वो हिंदू कार्ड को हम कब तक खींचेंगे, क्योंकि जो मेन मुद्दा है बंगाल में वो इकोनॉमिक मुद्दा है, आर्थिक मुद्दा है, और महिलाओं का मुद्दा है। वहाँ पर महिलाओं को सशक्त करना, और जो हमारे युवा पीढ़ी है
जो हमारी युवा पीढ़ी को हमें उनके लिए रोज़गार देना, जैसे आपने पहले कहा था रिवाइवल ऑफ द सिक यूनिट्स। रिवाइवल ऑफ द सिक यूनिट्स किसी भी सरकार के लिए कोई इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत फंड्स चाहिए, प्राइवेट पार्टिसिपेशन चाहिए, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो वो बिहार के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत अलग है। और तृणमूल कांग्रेस जो प्रोजेक्शन कर रही है अपनी नीतियों की अपने मेंबरान के द्वारा, वे लोग उसको समझ रहे हैं। कुछ अगर असेंबली में कुछ वोट्स या सीटें ज़्यादा आ गई तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, और मुझे नहीं लगता कि वो उनको कोई खतरा होगा आने वाले चुनावों में। सर, मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल करूंगा कि बंगाल में इस मर्तबा क्या लगता है आपको त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर इस मर्तबा इलेक्शन लड़ने का प्लान, ऐसा अभी ये खबरें आ रही हैं ज़राए से, और उसके साथ ही एक तरफ तृणमूल कांग्रेस होगी, दूसरी तरफ बीजेपी होगी और तीसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट। तो क्या लगता है ऐसे में बंगाल का सिनेरियो क्या होगा अगर ऐसा होता है? देखिए, पार्लियामेंट की इलेक्शन को का रेफरेंस दिया था आपने कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने करीब करीब एक जैसा परफॉर्म किया। अगर उस एंगल से आप देखेंगे तो बिहार की 40 में से 39 सीट्स भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, तो उसको तो क्लीन स्वीप करना चाहिए। वहाँ एक सीट को छोड़कर 39 सीट है, वही तो असेंबली सेगमेंट्स हैं, तब फिर किसी और की ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। पार्लियामेंट के अंदर मुद्दे और होते हैं, असेंबली इलेक्शन में इश्यूज और होते हैं। पार्लियामेंट में लीडरशिप अलग सामने होती है, असेंबलीज में स्टेट की लीडरशिप सामने होती है। अगर कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ कांग्रेस जाती है तब भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या कांग्रेस ये ट्रायंगुलर फाइट बना पाएंगे। वहाँ आप ये मानकर चलें कि 3/4 हिस्से में तो ममता बनर्जी ही है, 1/4 के अंदर कितना स्पेस कांग्रेस कम्युनिस्ट को मिलता है, कितना बीजेपी को मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं कि 30-30 के रेशो में तीनों पार्टीज जा रही हैं और 1/3 बीजेपी को मिल गया, 1/3 कांग्रेस अलायंस को मिल गया, 1/3 तृणमूल कांग्रेस को मिल गया, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है 2/3 तो कम से कम ममता बनर्जी के पास होगा ही, 1/3 के अंदर बंटवारा हो जाएगा। डॉक्टर फैजी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे डॉक्टर अजीज़ बर्नी साहब ने थोड़ा आपको एक्सप्लेन करा बाइफर्केशन ऑफ वोट्स का जो परसेंटेज है, उसके बारे में मैं भी डॉक्टर साहब से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि ये ना एक पैटर्न नहीं होता है, एक जिसको कहते हैं कैटलिस्ट फैक्टर। जैसे इस बार बिहार में कैटलिस्ट फैक्टर क्या रहा? इकोनॉमिक सिचुएशन, जो वहाँ पर बाढ़ आई, जो वहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज़ आई, जो वहाँ पर वर्कर्स माइग्रेशन का इशू हुआ, ये सारे कैटलिस्ट फैक्टर थे जिससे कि एकदम से रिएक्शन हुआ। हाँ, ऐसे ही कुछ फैक्टर्स हैं बंगाल में, और वो अब जब तक बंगाल के चुनाव का समय होगा, और अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज आपस में मिलके भी चुनाव लड़ती हैं तो उनका कोई इतना बेस नहीं है बंगाल में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बिहार का जो सिनेरियो बदल रहा है, जो रुझानात आ रहे हैं, तो उसके बाद बंगाल में अगर हम बात करें तो आप पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस है या फिर बीजेपी है, उसका क्या स्टेटस आप देखते हैं? अगर बिहार के इलेक्शन को पॉलिटिकल बैरोमीटर माने तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अब पसंद नहीं किया जा रहा है। आज की डेट में अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो तो शायद 300 के पार की बात तो छोड़ दीजिए, 100 तक पहुंचना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसका बेनिफिट कांग्रेस को भी है, दूसरी रीजनल पार्टीज को भी है। ये जितना सेकुलरिज्म को डिफेन किया गया पिछले 6 वर्षों में, अब ये सेकुलरिज्म की वापसी का दौर है। चाहे वो नेशनल लेवल पर कांग्रेस सेकुलर पार्टी हो, या स्टेट लेवल पर तृणमूल कांग्रेस हो, या बिहार में आरजेडी हो, ये कमबैक एक तरह से सेकुलर पार्टीज़ का और कांग्रेस का है। और यहाँ से समझ में आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि अगर लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करना है, अगर उसका एजेंडा 1 सरकार 2 सरकार तक है, तब तो ये कामयाबी उसने हासिल कर ली। अगर उसको 70 साल जो कांग्रेस की बात करते हैं, उन्हें अगले 70 साल तक शासन करना है, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो सेकुलरिज्म है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसी में जाना होगा। ये नहीं कि राज्यसभा में आप किसान बिल को पास करा लें, वोटिंग ना कराएं।
ये कि आप हर बात को राजनीति से जोड़ दें कि 2024 में कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे, ऐसी खबर भी ऐसे सुनने को मिली। आज ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलते हैं, कल दूसरी पार्टी आएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी। अगर मैं राजनीति में होता और इस पोजीशन में होता तो एक ही बात कहता कि जो मर्जी है करने दो, सत्ता में आने दो, इनके हर फैसले को उलट दिया जाएगा, खत्म। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है कि क्या फेस होगा जब ये बिहार इलेक्शंस के नताइज रिजल्ट आ जाएंगे, जो रुझानात हैं अगर वैसे ही आते हैं तो फिर क्या कौन से ऐसे चेहरे होंगे, फेस होंगे जो वैल्यूज होगी जिसकी बंगाल इलेक्शन होगी? जी, तो जब हम राजनीतिक विश्लेषण करते हैं किसी भी राज्य का, तो उसमें पर्सनालिटी, इश्यूज और एजेंडा, हर पार्टी का एजेंडा क्या है, उसकी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, फ्रंट पर्सन कौन है और इश्यूज क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि तृणमूल कांग्रेस, महुआ मोइत्रा, Derek O'Brien, and Mamata Banerjee herself, she's a grassroots leader, as I said, and they are very vociferous leaders. वो बहुत strong leaders हैं। अब महुआ मोइत्रा तो जिस तरह से पार्लियामेंट में बात करती हैं, उनका एक पूरे बंगाल में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो बंगाल की इकोनॉमी की बात कर रही हैं। ये तो सिर्फ एक पार्टी का फेस आप बताएं। जी, मैं कांग्रेस के बारे में ये कह रही हूँ कि कांग्रेस वहाँ पर, मुझे नहीं लगता, मैं थोड़ा डॉक्टर अजीज बर्नी साहब से सहमति नहीं रखती हूँ कि वहाँ पर कांग्रेस का रिवाइवल अभी इतना आसान नहीं है। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, परंतु वो 44 असेंबली सीट्स ही है ना, वो भी ज़्यादा नहीं है, और अभी उनका भी वहाँ पर काम कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, तो वो भी दे आर नॉट एबल टू कंसोलिडेट देयर ग्रास रूट कंट्रोल, उसमें भी अभी ये बहुत एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये त्रिशंकु तलवार लटकती रहेगी जब तक कि बंगाल के वास्तव में चुनाव नहीं होते। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, कैटलिस्ट इश्यूज, उस समय इमरजेंट सिचुएशंस क्या आ जाती हैं, उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। बीजेपी का कोई चेहरा नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर बीजेपी का कोई भी चेहरा होगा। बीजेपी तो बीजेपी का सरकार चेहरा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं महसूस होता। चर्चा बिहार से शुरू हुई थी, बिहार से होते होते चर्चा बंगाल तक पहुंची, और बंगाल के सिनारियों को भी हमने आपको समझाने की और दर्शकों को बताने की भी कोशिश की। हमारे मेहमानों ने बहुत ही अहम मौजू पर अहम गुफ्तगू की, इसलिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजीज़ बर्नी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर नीलम एम सिंह साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के जो रुझानात आ रहे हैं, जाहिर है उसका बंगाल पर भी असर पड़ेगा, और बंगाल के इंतखाबात भी इन रुझानात को देखते हुए वहाँ के वोटर्स के जहन में भी यही बातें आएंगी जो इस वक्त बिहार में बहस का मौजू बना हुआ है। बिहार में जिस तरह से रोज़गार की बात हो रही है, कल कारखानों की बात हो रही है, बिहार में जो लोग प्लान कर रहे थे उनकी बात हो रही है, बिहार में लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ सिस्टम को सही करने की बात कर रहे हैं, तो इसका असर कहीं ना कहीं, जैसा कि हमारे मेहमानों ने भी कहा, कि बंगाल के इलेक्शन पर पूरी तरह से हावी होगा। अब वो कार्ड जो पुराने दौर में खेला जाता था, चाहे वो जात पात का हो या इलाके का हो या नस्ल का हो, इस तरह के कार्ड अब इलेक्शंस में नहीं चलेंगे। आवाम जागरूक हो चुकी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार और बंगाल के नताइज बेहतर हों और उससे आवाम का पूरी तरह से फ़ायदा हो, आवाम के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो। आलमी टीवी की इस खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। हम आपसे रुखसत होते हैं, लेकिन आप देखते रहिए आलमी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे कुछ अहम टॉपिक्स पे, अहम प्रोग्राम के साथ।